देता है अपना एसएससी में, पता है ना आपको? एसएससी में डायरेक्ट आता है एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। 25 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। सर बैंकिंग के लिए नहीं है ये? हेलो, ये बैंकिंग के लिए नहीं है? नहीं, बैंकिंग के लिए तो है ही है। एसएससी में इसका वेटेज क्या इसलिए ज्यादा बोलते हैं क्योंकि इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। बैंकिंग में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते बट इनडायरेक्टली पूछा जाता है। इनडायरेक्टली कैसे पूछा जाता है, आपका सेंटेंस रहेगा उसको करेक्शन करना रहेगा, यदि आपको रूल्स नहीं पता हो तो आप कर नहीं पाओगे। लेकिन एसएससी में डायरेक्टली पूछा जाएगा कि लाइन दिया हुआ है उसको एक्टिव से पैसिव बनाओ, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको टिक करना रहेगा कौन सा ऑप्शन सही है। और बैंकिंग में क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा इसमें एरर क्या है। तो जब तक ये रूल्स नहीं पता होगा आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली दोनों जगह काम आता है। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिफरेंस है? हाँ, दोनों अलग अलग है। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है वॉइस, बात करने का तरीका, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज होते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब होता है किसी ने बात बोली है वो आप किसी को बता रहे हो थर्ड पर्सन बन के, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पैसिव वॉइस। सर हाँ बोलो। लास्ट लेक्चर अपना एडजेक्टिव का था पार्ट में। हाँ लेकिन बच्चों, हाँ एक्टिव एडजेक्टिव का था, थोड़ा सा रह गया था उसमें, काफी कुछ पढ़ा भी दिया था, लेकिन वो बाद में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कई बच्चों को डिमांड था, उनके एग्जाम्स आ रहे हैं एसएससी वगैरह के, काफी एग्जाम्स होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी में एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडजेक्टिव मैंने एक बार पहले पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बार भी अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए चालू किया मैंने। अगर आपको एडजेक्टिव पढ़ना है ना तो मॉर्निंग में कल 7 to 9 जो बैच होगा ना, सॉरी 7 to 9 नहीं होगा, कल 10 to 12 जो बैच होगा ना उसमें एक्टिव अपना एडजेक्टिव चालू कर दूंगा मैं, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलेगा? यस सर। तो एडजेक्टिव जो है कल 10 to 12 मॉर्निंग में क्लास रहेगा। अभी मेरा जो टाइम टेबल रहेगा ऐसा रहेगा, जो लाइव लेक्चर होगा इंग्लिश का ना वो 10 to 12 रहेगा संडे को। ये किसके लिए है? जो मॉर्निंग 7 to 9 AM वाले बच्चे हैं। मॉर्निंग 7 to 9 AM मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सैटरडे को लेना, और टाइम टेबल सेट नहीं हो पा रहा है, तो ये इसकी जगह पे मैं संडे को लूंगा 10 to 12, जहाँ पे बाकी सारे बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं, और 7 to 9 वाले तो कर ही सकते हैं, छुट्टी रहती है उस दिन, ठीक है? और बाकी दिन जो रहेगा मेरा सैटरडे को 11:30 to 1:30 रहेगा लेक्चर मेरा, और एक रहेगा 7 to 9 PM PM। तो तीनों बैच चलेंगे। अभी तक सिर्फ 2 ही बैच चलता था ना मेरा, मॉर्निंग और इवनिंग, अभी तीनों बैच के मैनेज किया मैंने। कोई दिक्कत किसी को? सर ऑफलाइन लेक्चर कब कब रहेगा इंग्लिश का, वो भी बता दीजिए ना। नहीं, वो तो टाइम टेबल मिलेगा ना आपको, ग्रुप में मिल जाएगा, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। टाइम टेबल तो फिक्स है हमारा इंग्लिश का। कौन से ब्रांच के हो आप? थाने ब्रांच। थाने ब्रांच का ना। इंग्लिश का लेक्चर हम कब रहता है? इंग्लिश का लेक्चर थाने ब्रांच में थर्सडे को रहता है ना मैम, फिक्स है टाइमिंग। सर मॉर्निंग के लिए रहता है 7 to 9 वाला? हाँ मॉर्निंग भी रहता है, 7 to 9 रहता है, फिर देन अपना 10 to 12 और इवनिंग 7 to 9 तीनों बैच रहेगा। ओके। ऐसे घाटकोपर फिक्स है, घाटकोपर सब ट्यूसडे है शायद, और डोंबिवली सैटरडे एंड संडे, फिक्स टाइम टेबल है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। सर दादर नहीं आते? दादर कभी कभार आता हूँ, ऐसा नहीं है दादर नहीं आता हूँ। दादर में तो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं ना, शक्ति सर पढ़ा रहे हैं ना। शक्ति सर ले रहे हैं, कौन ले रहा है अभी? हाँ शक्ति सर कही। अच्छा लेते हो, क्या दिक्कत है? मैं ऑनलाइन पढ़ा ही रहा हूँ ना, किसी को डाउट हो किसी टीचर से तो ऑनलाइन में तो ले ही रहा हूँ ना पूरा सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टर्म्ड एज, चैप्टर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड वॉइस। अगर टेंस के बाद कोई चैप्टर है जिसको बोलने में काम आता है, जहाँ पे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, जहाँ हमें इंग्लिश बोलना आ जाएगा, तो टेंस के बाद कोई चैप्टर है तो वो है वॉइस और स्पीच। स्पीच यानी क्या होता है? नरेशन, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो 3 चीजें काम आती है बोलने में, एक होता है टेंस, एक होता है वॉइस और एक होता है नरेशन। वॉइस मतलब होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया ना? और टेंसेस तो पता ही आपको, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला जो है, क्लियर है?
तो जिसको ये 3 चैप्टर समझ में आ गए समझ लो उसको बात करना आ जाएगा, इंग्लिश में बात करना आ जाएगा। तो नॉर्मली मैं आपको जो है टेंसेस जो पढ़ाता हूँ उसमें तीनों चैप्टर कवर करता हूँ साथ में। तो वो मेरा अलग कंसेप्ट है 35 स्ट्रक्चर्स वाले, और ये अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अलग से आता है। तो वॉइस में कौन कौन से होते हैं? एक्टिव वॉइस, और क्या होता है? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दिख रहा सबको? यस सर। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नॉर्मली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले वो बेसिक बता देता हूँ। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, नाम से लग रहा है एक्टिव मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक्टिव मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ करता है। हमारा नॉर्मल सेंटेंस जो होता है कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। कोई भी इंग्लिश का स्ट्रक्चर Yes, कैसा बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, और मतलब मेन वर्ब भी हो सकता है, अकेला हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, या फिर हेल्पिंग वर्ब और एंड मेन वर्ब दोनों हो सकता है। सेंटेंस ये तीनों टाइप के बन सकते हैं, बट सब्जेक्ट और इधर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो जहां पर डायरेक्ट सब्जेक्ट कुछ काम करता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। वहां पे क्या होता है कि हम उल्टा बात करते हैं, मतलब बात करने का तरीका होता है। सर Sir, वॉइस आपका voice- आवाज नहीं आ voice- रहा है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। हाँ सर। मोहन हैज किल्ड हिम। मोहन हैज किल्ड हिम, मोहन ने उसको मारा है। तो ये हो गया, मोहन क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये किल हिम क्या हो गया, हैज क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। किल भी हो गया वर्ब, मेन वर्ब हो गया, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मोहन हैज, सॉरी किल्ड, पीडी, किल्ड हिम, मोहन हैज किल्ड हिम, मोहन ने तो मारा है, ठीक है। तो अब इसका जो सेंटेंस बनेगा कैसा बनेगा? He was killed by Mohan. नहीं, He was. मीनिंग वही आना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, मोहन हैज किल्ड हिम मतलब क्या हुआ, मोहन ने उसको मारा है या उसने उसको मोहन को मारा? अच्छा, मोहन हैज किल्ड, एक काम करो, हिम मत कहो, कंफ्यूजन होगा। एक काम करो, मोहन हैज किल्ड रोहन। अब बताओ, Rohan has killed by killed Rohan Mohan. has been killed by Mohan. अब इसका क्या आएगा? Rohan रोहन has been killed by Rohan Mohan. हैज बीन killed किल्ड by Mohan. बाय मोहन। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ तक कि नहीं आया? सर ये has been वगैरह में ही कंफ्यूजन होता है, नहीं मतलब नहीं, मैं कौन आपको से बता, चार जो सेंटेंस रहते हैं ना उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक रहता नहीं है। नहीं नहीं, नहीं हो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा आपका, पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। अभी दिख रहा है आपको बोर्ड पूरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये Yes, बताओ। चलो ठीक, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मोहन हैज किल्ड रोहन। मुझे मतलब नहीं है कि वो हैज बीन आया, कि हैज का हैज बीन क्यों बना, किल्ड बाय क्यों लगा, मुझे वो सब कहानियां तो मैं पढ़ाऊंगा ही। मुझे मेन एम क्या होता है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो या पैसिव से एक्टिव बनाते हो या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हो, इन दोनों चीजों में कॉमन क्या होता है, क्या चीज नहीं होना चाहिए? नहीं, सब्जेक्ट मीनिंग ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा ही। Meaning change सब्जेक्ट नहीं होना ऑब्जेक्ट चाहिए. बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज हो गया, क्या चेंज नहीं होता है? मीनिंग मीनिंग चेंज नहीं होता है। अभी समझ में आया आपको कंसेप्ट क्या है? तो अगर आपको बाई चांस अगर रूल याद नहीं भी आए इस क्वेश्चंस का, अगर आपको एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाओ, अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं भी आए, मतलब आपको अगर रूल्स नहीं याद है, भूल गए आप गलती से, तो क्या चीज चेक करोगे आप कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सेम सेंस दे रहा है जो ऊपर दिया हुआ, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे डायरेक्ट स्पीक हो। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप मोहन हैज किल्ड रोहन, पता चला यहाँ रोहन ने मार दिया मोहन को, ऐसा नहीं बोल सकते कि रोहन हैज किल्ड मोहन। दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में क्या होना चाहिए? Meaning same होना. मीनिंग सेम होना चाहिए। जैसे मोहन हैज किल्ड रोहन मतलब मोहन ने रोहन को मारा है, और रोहन हैज बीन किल्ड बाय मोहन मतलब क्या हुआ, रोहन मोहन के द्वारा मारा गया है। तो बोलने का तरीका बदल रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ बदलता नहीं है। क्या बदलता है? बोलने का तरीका बदलता Voice break हो रही बीच. है। और वो कॉल्स आ जाते हैं मुझे एक्चुअली।
तो क्या चेंज हो जाता है, ग्रामर वगैरह सब कुछ चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, बट क्या चेंज नहीं हो रहा दोनों केस में? इस केस में भी रोहन को मोहन ने मारा है, इस केस में भी रोहन को मोहन नहीं मारा है। दोनों केस में क्या सेम है, स्टोरी लाइन सेम है, बात सेम है, मीनिंग सेम है। समझा कि नहीं समझा आपको? यस सर। यस सर। समझा आपको? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आपको रूल्स रेगुलेशन भूल जाओ तो क्या चीज के बेस पर टिक मार क्या हो गया आप? मीनिंग जिसमें चेंज नहीं हो रहा है। मीनिंग जिसमें चेंज ना होता हो, जहां पे सेंस दोनों का सेम आता हो, चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ, एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ, क्या चेंज नहीं होगा? मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लेना। बाकी रूल्स रेगुलेशन अपनी जगह है। समझा आपको कि नहीं समझा? यस सर, समझा। समझा ना? तो इस चीज का ध्यान रखना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहला रूल है, दिमाग में बैठा लेना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। कोई भी रूल्स रेगुलेशन अपनी जगह है, बट ये ध्यान रखना, एक्टिव हो पैसिव हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट स्पीच हो, हम लोग जो बात कहते हैं दोनों में सेम बात कहना चाहते हैं। अगर कहते हैं कि मोहन सेड ही विल गो देयर, यस मोहन सेड सोहन विल गो देयर, तो मोहन सेड दैट सोहन विल गो देयर, या सोहन वुड गो देयर, जो भी बनाओगे आप, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। मतलब उसमें भी सोहन जा रहा है और इसमें भी सोहन जा रहा है। ग्रामेटिकली चीजें चेंज हो सकती हैं, बट मीनिंग चेंज नहीं होता है। चलो, अभी हमें थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो यहाँ पे काम आएगा। पहले हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, तो पहले हम समझ लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो प्रोनाउन में पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। सुना कभी आपने? जिन्होंने प्रोनाउन पढ़ा हुआ है मुझसे तो उनको पता है, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी समझ लें क्योंकि इसमें काम आता है ये। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, केस ऑफ प्रोनाउन होता है। केस ऑफ प्रोनाउन के दो पार्ट हैं, एक होता है पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा जो है अलग है वो। लेकिन पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को देख लें क्या क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। नॉमिनेटिव, ये लिख दूं ऐसा, केस ऑफ प्रोनाउन, समझ में आ जाएगा आपको? नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन, CO ऑफ P लिख दिया मैंने, समझ में आ जाएगा ना? एक होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। समझ में आ रहा है सबको, ये नहीं आ रहा है? हेलो, यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? तो नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग नॉमिनेटिव को ही बोलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन मतलब आप नॉमिनेटिव बोलो या सब्जेक्ट बोलो एक ही बात है। और ये होता है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, तीसरा होता है पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, और चौथा भी होता है पजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, बट यहाँ पे समझ लो ये एक्टिव वॉइस के सेंस में यूज करेंगे हम सेंटेंस, यहाँ पे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में यूज करते हैं। अब आप मुझे बताते जाना क्या आएगा। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सुना है कभी आपने? यस सर। दिख नहीं रहा होगा नीचे का, अभी दिख रहा है? नहीं यस। दिख रहा, नहीं दिख रहा। एक मिनट, अभी दिख रहा है? हो गया, हो गया। यस सर। यस सर। हो गया, यहाँ दिख रहा है ना? दिख रहा है ना पूरा? इट दिख रहा है लास्ट का? यस सर। नहीं नहीं, वो लाइन यस है सर। वो दिख रहा है, दिख रहा है। तो और कैमरे पे जो दिखता है ना वो दिख रहा है, जूम करो दिखेगा। ठीक, अब मुझे बताओ आई का, आई, ये जो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट है, ये हमेशा सेंटेंस से क्या बनेंगे, क्या बनते हैं ये? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट Subject है। हमेशा, सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस, जो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है सेंटेंस का, नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रोनाउन को अगर सब्जेक्ट बनाना हो तो कौन सा बनते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, क्या बनते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। इसको हम लोग नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं या सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन में क्या करो,
आप कोई प्रेपोजिशन के बाद जो लगाते हो वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। लेट जैसे प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या होगा? और मैं बोलूं टू, अब टू के बाद बताते जाओ क्या होगा। गिव इट टू, आई क्या बनेगा? गिव इट टू मी। और टू के बाद यहाँ पे क्या आएगा? वी क्या बन जाएगा? गिव इट टू अस अस। यू का आई गिव इट टू यू, यू का यू रहेगा। और दे क्या बनेगा? गिव इट टू them, देम टू him, लगाओ चाहे बाई him, लगाओ, कोई him. प्रेपोजिशन लगा दो, कोई प्रेपोजिशन लगा दो। टू, बाई, और क्या होता है? फॉर। जितने प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। दे का देम हो गया, ही का him, him, शी का, her, इट her, का, it, इट का क्या बनेगा? it, ऑब्जेक्ट में क्या बनेगा? इट का that, इट ही रहेगा, it ही रहेगा। इट ही रहेगा। ठीक है, टू इट, जैसे मतलब टू इट आएगा ना, कि टू इट्स आएगा। बाय इट्स आएगा, बाय इट आएगा। बोलो, चलो अभी समझ में आएगा। यहाँ पे आओ, यहाँ एक्टिव वॉइस मतलब क्या हो गया? दिस इज डैश बुक, और यहाँ बोलना दिस बुक इज डैश। अब आप भरो, दिस इज मी का माई my, बुक। और पॉजेसिव मतलब क्या होता है? कब्जा। कब्जा मतलब माई बुक मतलब क्या होता है? मेरा कब्जा है उस पे, मतलब मैं ओन करता हूँ चीज को। पॉजेसिव मतलब क्या होता है? पोजीशन मतलब क्या होता है? जब बिल्डर मकान का क्या देता है आपको? पोजीशन। पोजीशन का मतलब क्या होता है? कब्जा। ठीक है, बट ये एनक्रोचमेंट वाला नहीं होता, लीगल कब्जा होता है। तो पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन में कब्जा होगा। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। दिस इज, यहाँ क्या बनेगा? वी अस का, our Our book, book, our, आर बुक। दिस इज your, योर बुक। दिस इज their, देयर her, बुक। दिस their, इज हिज his, बुक। दिस इज her, हर बुक। her, दिस इज इट्स टेल। दिस इज इट्स टेल। अगर मान लो कोई गाय की पूंछ है तो क्या बोलोगे? क्या है ये? दिस इज इट्स टेल, ये उसकी पूंछ है। तो उसकी इसकी बोलने के लिए इट्स लगता है। और यहाँ पे कॉमा नहीं आता, अपोस्ट्रोफीज नहीं आता। ये कौन सा इट्स है? आई टी एस। और एक और होता है आई टी अपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब क्या होता है? इट इज। और ये इट्स मतलब क्या होता है? इसका, उसका, ये मीनिंग आता है इसका। और इसका मतलब क्या होता है? यह है। इट इज माई बुक, इट्स माई बुक। लेकिन ये वाला इट्स मतलब होता है ना, इट्स माई बुक। समझा कि नहीं समझा आपको? समझ में आ रहा है? ये इट्स कौन सा है? यहाँ अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, डायरेक्ट एस लगा हुआ है। इट्स मतलब क्या हुआ? इट्स टेल। क्या बोलूं, जैसे ये सर ये मोबाइल फिर का, से बताइए ना। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। जो एक दो दो टाइप के इट्स होते हैं, एक होता है आई टी डायरेक्ट एस और एक होता है आई टी अपोस्ट्रोफी एस। तो आई टी डायरेक्ट एस जो होता है इसका मतलब होता है इसका, उसका, जिसका इस से मीनिंग आता है। और आई टी अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है इट इज, उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया इट्स। समझ में आ रहा है? जैसे आई वर्क क्या बन जाता है? आर, आई कॉमा आई आर ई, ऐसा बोलते हैं ना? क्या होता है? आई हैड बोलना क्या होता है? आई वुड बोलना क्या होता है? आई कॉमा डी, आई वुड डन दैट। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आई वुड हैव डन दैट क्या होता है? आई वुड हैव डन दैट, ऐसा हाँ बोलते हैं ना? ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आई वुड हैव डन दैट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा बोलते हैं ना, वुड और हाँ हैड हाँ सब पे सर, लगाते हैं। have इसी भी टाइप से, लगा, तो हाँ, तो इसी हाँ टाइप से, सर। हाँ, जैसे बोलते हैं आई हैव डन दैट। you are बोलते का हैं नहीं भी बोलते हैं? लगाते हैं ना, बोलते you हैं ना, are आई हैव में डन भी, दैट, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। सुना है कि नहीं सुना है? विल को, विल क्या I बोलता will, है? आई विल डू दैट। इसका मतलब यही होता है ना? इसका मतलब होता है आई हैव डन दैट। ये होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आई, इसी टाइप से इट इज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इट्स। तो ये वाला इट्स मतलब होता है इट इज, मतलब यह है। और ये जो इट्स होता है इसका मतलब है इसका, उसका। जैसे ये क्या है? इट्स कवर, तो इट इज कवर या इट्स कवर? it's It, cover, इट्स कवर मोबाइल का कवर है ना। मैं बोल रहा हूँ दिस, अगर मैं ऐसा बोलूं, दिस इज माई मोबाइल कवर, ठीक है?
जैसे मैं मोबाइल का कवर है, अब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ दिस इज इट्स कवर, तो या ITS ला लूं या IT अपॉस्ट्रोफी लूं, मतलब इट इज दिस इज इट इज कवर या दिस इज उसकी कवर, आप This is बताओ। its cover. इट्स कवर होगा ना, डायरेक्ट ऐसा आएगा ना। अगर अपॉस्ट्रोफी लगा तो Yes, क्या sir. दिस इज इट इज कवर ऐसा बनेगा, दिस इज इट इज कवर, क्या सेंटेंस बनेगा क्या? समझा कि नहीं समझा आपको? समझा। समझा ना, दिस इज इट इज कवर नहीं बोल सकते आप, दिस इज इट्स कवर, मतलब ये उसका कवर है, कवर है और चाहे कवर है, किसी कवर भी है सर क्या आपने एक बार बोला था कि एपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग के साथ लगते हैं, तो कवर ऑफ मोबाइल होगा ना? कौन सा? अपोस्ट्रोफी एस जैसा आपने एक बार बताया था, द हाँ लेग ऑफ चेयर, हाँ, नहीं टेबल ये से कैसे? प्रोनाउन है ना, तो लेग ऑफ अच्छा, चेयर्स लेग, तो नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लिविंग थिंग साथ लगता है, नॉन लिविंग साथ नहीं लगता है, या पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए, बट यहाँ इट्स ओके क्या ओके, है, हाँ नाउन है, अभी समझ। प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन में नहीं चलता वो, तो प्रोनाउन आपको नहीं पता ना, नाउन की जगह पे आया होगा ना, इट्स मतलब क्या होगा, इट्स का मतलब क्या होगा, आपके गाय भैंस जानवर वो क्या है, नाउन है ना, तो लिविंग है ना हाँ वो भी, सर। समझ में आया कि नहीं आया? और ये अपॉस्ट्रोफी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ना ये तो, इट्स कवर में वो आप बोल रहे हो ना, अपॉस्ट्रोफी सही नहीं ना, यहाँ नहीं, वो बात ही ऊपर नहीं का आती। लाइन सर, ऊपर का लाइन मोबाइल्स को। हाँ सॉरी, यहाँ पे गलत है, जिसमें मोबाइल कवर नहीं होगा, दिस इज द कवर ऑफ माई मोबाइल होगा, वेरी गुड। हाँ वही लेकिन बोला। हम लोग, हाँ नहीं वो गलत है, दिस इज द कवर ऑफ माई मोबाइल, वेरी गुड। अभी समझ में आया ना, नॉन लिविंग थिंग साथ नहीं लगाते हैं, क्या कौन सी कवर ऑफ माई मोबाइल, तो अगर वैसे बोलो दिस इज द कवर ऑफ माई मोबाइल, अब इसको हम लोग क्या बोले, दिस इज इट्स कवर, कवर। अभी इट्स किसके लिए है, मोबाइल का, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और किसने बोला था अभी, ये गलती किसने फाइंड आउट किया, मैंने गलत लिखा था? संतोष। संतोष, वेरी गुड संतोष। तो मोबाइल के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, बिकॉज मोबाइल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी लगता है, नॉन लिविंग थिंग क्या लगता है, ऑफ लगता है, ये ध्यान रखना आप। तो दिस इज इट्स कवर, अब समझ में आया इट्स का मतलब क्या हुआ, ये उसका कवर है, मोबाइल के लिए यूज किया जा रहा है, बट दिस इज इट इज कवर नहीं बोलोगे आप, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये इट्स का मतलब समझ में आया आपको, ये इट्स कौन सा इट्स है, दिस इज माई बुक, अब इधर बनाओ पॉजिटिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव वाला था, एडजेक्टिव वाले पॉजिटिव है, दिस इज क्या होता है, दिस माइन। बुक इज माइन, दिस बुक इज आर्स, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज theirs, दिस बुक इज हिज इज नहीं होता इसका, दिस बुक इज हर्स, यहाँ पे एस लगता है, और इस एड से कुछ नहीं बनता इसका, कोई डाउट? अच्छा दो जगह पे है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो ये वाला इट्स याद हो गया ना, अपॉस्ट्रोफी एस वाला नहीं है, इट्स मतलब क्या होता है, इसका हाँ इसका, अब वो इट्स मतलब क्या होता है, इट इज वो है, इसी तरह से एक और होता है योर्स, ये देखो आप, तो योर्स में देखा होगा आपने स्कूल टाइम में, योर्स फेथफुली लिखते हो, योर्स Yes, sir. फेथफुली, हाँ। जो लेटर लिखते हैं तो योर्स फेथफुली लिखते हैं, तो योर्स में अपॉस्ट्रोफी आएगा, डायरेक्ट ऐसा आएगा, योर साइड। आप क्या लिखते हो, डायरेक्ट एस लिखते हो या अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हो? डायरेक्ट एस। डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्ट ऐसा होगा, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा, नहीं तो योर इज फेथफुली हो जाएगा वो, योर इज फेथफुली नहीं है, योर फेथफुली मतलब आपका भरोसेमंद, तो आपका, उसका, इसका, ये जब बोलना आपका, इसका, उसका, ये सब बोलना हो तो डायरेक्ट एस लगता है, ठीक है। देयर्स मतलब क्या हो गया, उनका, दिस इज देयर्स बैग, वो उनका बैग है, दिस इज आवर्स हाउस, हम लोग का घर है, हमारा घर है, तो हमारा, उनका, जिसका, उसका, ऐसा बोलना है तो डायरेक्ट एस लगता है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो यहाँ पे समझ में आया, दो चीज आपको बताई मैंने काम की, इट्स में अपॉस्ट्रोफी जो लगता है उसका मतलब होता है इट इज, और इट्स में अगर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा, या योर में अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा है, डायरेक्ट एस लगा, इसका मतलब क्या हुआ, आपका, उसका, इसका, ये मतलब निकलता है इनका,
तो ये लिख लो आप, ये बहुत काम की चीज है हमारे काम में जो आएगा अभी जो एक्टिव पैसिव वॉइस में। दो चीजें, कौन सा, एक आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो अगर वहां पे मी लगा है तो जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। आई। जैसे मैंने बोला ही हैज किल्ड हिम या ही हैज किल्ड हर, तो क्या बनेगा, शी वॉज किल्ड बाई हिम। हाँ अभी उल्टा हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं आया। तो इधर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट वाला कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस में। इसलिए आपको ये दो कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इस चैप्टर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े ध्यान से पढ़ो, बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सोनी, यू आर फ्रॉम विच ब्रांच? दादर, Just mention your branch also. Samvay Karve, just mention your branch. Sunita Jat, just mention your branch also. Mansi Bhanusali, Isha Sawant, Hinal Oja, you're from Dadar, okay. Rest others, you just mention your branch also along with your name. Yashwin Nagda, just mention your branch also along with your name because that come under our attendance part. We share your attendance with others also, other branches. लिख लिया आपने? लिखा क्या आपने? आवाज आ रही है मेरी? सर 1 मिनट। हाँ, तो ऐसा बता दो ना, लिख रहे हो आप। कंसेप्ट समझ में आया ना प्रोनाउन का? हमारे लिए ये दो काम की चीजें, सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा। तो आई का मी होता, मी का आई होगा, वी का अस होगा, अस का वी होगा, यू का यू होगा, यू का इधर भी यू होगा, दे का देम होगा, देम का दे हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, शी का हर हो जाता, हर का शी हो जाएगा, इट का इट रहेगा, सेम रहेगा, याद रहेगा। समझ में आ रहा? आज आने वाले हैं सर, आने वाले 45 मार्क्स। 45 मार्क्स क्या होता है एसएससी में, डायरेक्ट मेंस में 45 टू 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 एक्टिव पैसिव वॉइस के और 25 डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के। कई बार 20 एक्टिव पैसिव वॉइस के, 25 एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 45 या 50 के मार्क्स के आसपास रहेगा मेंस में। चलो लिखा आपने, लिख लिया, ये चल रहा अभी भी लिख ही रहे हो? सर 1 मिनट 1 मिनट। जल्दी लिखा होगा, होगा। अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, अभी तो शुरू नहीं किया एक्टिव पैसिव वॉइस, अभी तो फंडामेंटल चालू है एक्टिव पैसिव वॉइस का। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ ना, डायरेक्ट शुरू कर दूं एक्टिव पैसिव वॉइस रूल शुरू कर दूंगा कि ये रूल वो रूल ये रूल वो रूल, खत्म, चैप्टर खत्म। मैं पता चला एग्जाम में आया तो भी कुछ बन नहीं रहा है, मेरा टाइम ज्यादा लगता है। ये लगभग जाएगा आपके 5 to 6 क्लासेस लगेंगे मेरे, मतलब 10 से 12 घंटे में पढ़ाता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस। ऐसी नरेशन भी आपको वही रहेगा क्योंकि ये 4 पार्ट में है एक्टिव पैसिव वॉइस। और उसका फिर 5वां पार्ट जो होगा इसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आते रहते हैं, ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें अगर क्वेश्चंस नहीं करोगे, सिर्फ रूल्स पढ़ के जाओगे तो बनेगा नहीं आपसे, तो टाइम ज्यादा लगता है दोनों चैप्टर में, इसलिए मैं दोनों Done, चैप्टर sir. साथ में चलते हैं। डन, ओके। इसलिए कोई भी क्लास मिस नहीं करना ही है। ये मत सोचना कि हम वीडियो देख के पढ़ लेंगे, वीडियो देख के पढ़ना होता तो बात ही अलग होती। फिर मैं घर में वीडियो बना लेता हूँ, भेज देता सबको। चलो, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा और क्या आता है?
हेलो सर, हाँ बोलो। मैंने आपको एक बार बोला था ना कि वो इवनिंग का एक लेक्चर ये नहीं हुआ था यूट्यूब पे क्या? अपलोड, वो अभी तक नहीं हुआ। कौन से चैप्टर? प्रेपोजिशन का। प्रीपोजिशन के? मैं देखता हूँ, करवाता हूँ। मेन वर्ब का देखो, मेन वर्ब आपको पता है वर्ब दो पार्ट में डिवाइड है, मेन वर्ब और दूसरा क्या है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। हेल्प। मेन वर्ब क्या होता है? इसमें आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब एसओईएस फॉर्म। फोर्थ मतलब होता है फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिफ्थ मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ठीक है, दिख रहा है सबको? और Yes. ठीक है, तो दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो पहले मेन वर्ब पढ़ लेते हैं। ये जो वर्ब मैंने लिखा है वो कैसा होता है, देखो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे हो गया गो, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन, ये क्या हो जाएगा गोइंग, ये क्या हो जाएगा गोज। कम, तो उसका फिर केम, Came, फिर अगेन क्या हो जाता है कम। Came. तो कोई रूल नहीं है इसका, कम केम कम, कमिंग कम्स। और कट का कट, कट कट, कटिंग कट्स। और कॉल का हो जाएगा कॉल, कॉल्ड कॉल्ड। सेम होगा दोनों में ईडी ईडी वाले, फिर कॉलिंग, ये हो जाएगा कॉल्स। ठीक है, दिख रहा बोर्ड पूरा प्रॉपर? यस सर। ओके, तो मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब आपको पहले ही बता चुका हूँ। गो मतलब क्या होता है जाना, कम मतलब क्या होता है आना, कट मतलब क्या होता है काटना, कॉल मतलब क्या होता है बुलाना। सब में क्या कॉमन है, नाना ना। जी। ठीक है, तो आना जाना जो भी काम होंगे आपके, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना पढ़ना लिखना, देखना घूरना, जितने भी आपके नाना जी वाले काम होंगे सारे वर्ड क्या कहलाएंगे मेन वर्ब। क्या कहलाएंगे? नाना जी वाले मेन सारे वर्ब। वर्ड क्या कहलाएंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को पहचानने का तरीका है क्या आता, क्या आना चाहिए लास्ट में उनके, उन वर्ड्स के। अगर कोई ना। सेंटेंस दिया है, कोई ना। उसमें वर्ड दिए हैं, अगर किसी वर्ड का मीनिंग लास्ट में ना आ रहा है तो वर्ड क्या है आपका मेन हेल्पिंग वर्ब। वर्ब। हाँ सर, पिट्टू में अपना हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। आखिरी में नाना जी आएंगे तो क्या होगा? हाँ, मेन वर्ब। कहाँ सो रहे हो तुम आज? ठीक है, ये आ गया समझ में। और कई बार अगर डायरेक्ट नाना जी नहीं आएंगे तो फिर ये आएंगे करना, रहना, होना या बनना। इसमें भी सब में नाना जी आ रहे हैं, बट यहाँ पे करना, रहना, होना, बनना क्या होता है, कई बार डायरेक्ट ना नहीं आता है। जैसे महसूस, फील, तो फील क्या हो जाता है फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स, ऐसा होता है ना। तो फील का मतलब क्या होता है महसूस, तो महसूसना नहीं होता, क्या होता है महसूस होना या महसूस करना। तो कई बार करना, रहना, होना, बनना, अगर ये भी लास्ट में लग जाता वर्ड का तो भी आपका क्या है वर्ब, फील भी वर्ब हो गया। वर्क, वर्क मतलब क्या होता है काम। अब कामना नहीं होता, कामना तो विश और डिजायर हो जाएगा, तो कामना नहीं होता काम, तो काम करना या काम होना या काम बनना या काम रहना, काम है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो कुछ वर्ड में डायरेक्ट ना नहीं लगते हैं, करना रहना होना बन के लगता है तो भी मेन वर्ब है। और कुछ वर्ड ऐसे 90% वर्ड ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली ना लगता, वो सारे वर्ड क्या है मेन वर्ब है। अभी समझ में आया मेन वर्ब क्या होता है? यस सर। तो कोई ना कोई काम होगा। ठीक है, और ये बहुत ही इरेगुलर होते हैं, इसलिए याद करना पड़ता है इनको, क्योंकि कोई रूल्स नहीं है इसके। हमको तो कोई दे दे कि हमें भाई वर्ब के फॉर्म बनाए तो हम एक ही काम करेंगे क्या, सब में ईडीडी मार देंगे, ये वाला रूल अपना देंगे। अब बोले फील्ड, अगर हम फील्ड का फील्ड, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स पता है तो ठीक है, नहीं तो क्या है फील्ड, 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 फीलिंग, फील्स, सब में ईडीडी से मारते हैं। हम बोलते हैं हमें बना दिया हमने, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गया मेन वर्ब। समझ में आ गया मेन वर्ब क्या होता है? हाँ। मेन वर्ब समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूँ कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5। 5 ऐसे नहीं, 5। तीन रहते 3 हैं, होते हैं। तीन। कौन कौन से? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड थर्ड। और थर्ड।
गो, वेंट, गॉन, इतना ही होता है, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म से डिराइव किया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, फोर्थ हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? दैट इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा दो तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है, ठीक है। इसी टाइप से अब आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया। और मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। किसकी सहायता करता है? हेल्पिंग मतलब हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? ये मेन वर्ब को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? इसमें आता है टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब, और सेमी मॉडल वर्ब। तो टू बी वर्ब जो होता है, इसमें आता है आपका इज, एम, आर, वाज, वर्ब। ये 5 होते हैं टू बी वर्ब कहलाते हैं। ये टू बी से वो टू बी नहीं है, दिस इज टू बी डन या यू हैव टू बी देयर, वैसा टू बी नहीं है। ये टू बी का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर्ब। टू बी वर्ब है ये, टू डू वर्ब है ये, टू हैव भी वर्ब है, मॉडल भी वर्ब है। नहीं तो बोलो था मेरे पड़ोस में रहता है मॉडल, वो मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। और सेमी मॉडल भी क्या है? वर्ब है। और टू डू में क्या होता है? ऐसा नहीं कि आप बोले कोई टू डू वर्ब लगेगा तो क्या खाली डू लगाना है, या टू हैव वर्ब लगा दो, क्या हैव लगाना है? नहीं, टू डू वर्ब मतलब होता है डज, डू, डिड, इन तीनों में कोई भी लगा सकते हो आप। टू हैव वर्ब मतलब होता है हैज, हैव और हैड, कोई भी लगा सकते हो आप। मॉडल वर्ब मतलब होता है विल, वुड, शैल, should, can, would, may, might, must, used to, ought to। क्लियर है? ये हो गया आपके क्या? 1 2 3 4 5 10 और ये 11। और सेम मॉडल में क्या होता है? डेयर, नीड। और ये कब होता है? जब क्वेश्चन मार्क होता है या नॉट होता है तो। ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी समझ लो, जब मेन वर्ब समझा आपने, हेल्पिंग वर्ब भी समझ लो क्या होता है। बाकी टेंसेस में तो पढ़ेंगे डिटेल में, और बाकी अभी थोड़ा बहुत बेसिक समझ लो जो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में कम आए। तो टू बी वर्ब अगर बोल रहे थे इज, एम, आर, वाज, वर्ब, तो इज क्या होता है? सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम क्या लगता है? आई के साथ लगता है। आर क्या लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एस मतलब हो गया सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहेगा। और पी का मतलब क्या हो गया? प्लूरल। एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, और पी का मतलब प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट। अभी समझा आपको? तो वाज क्या है? किस साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब प्लूरल के साथ। डज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर। डू प्लूरल के साथ, और डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, और हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। समझा कि नहीं समझा आपको? मॉडल वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगा सकते हो पूरा, ये भी। अभी आपको समझ में आया? ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, कि काम आएगा ये। समझा कि नहीं समझा आपको? बोलो, समझा आपको क्या है हेल्पिंग वर्ब? यस। और मैं आपको बता रहा था किसको हेल्प करता है। अब बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ गो, गो मतलब क्या होता है? जाना, मेन वर्ब हो गया। टू डू। अब वो जा रहा है, गया था, जाता था या जाता है, जा चुका है, जा चुका था, जाएगा, जा सकता है, हो सकता है जाए, जाना चाहिए, है ना, या उसके जाने की हिम्मत कैसे की। तो ये जाने के साथ ये जो वर्ड्स लग रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? उसको एक्चुअली डिफाइन कर रहे हैं कौन सा टेंस में है वो। जाता है मतलब प्रेजेंट, मतलब कंटिन्यू, मतलब वो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जाता है मतलब रेगुलर हैबिट में। गया है मतलब क्या होता है? अभी तुरंत गया है। जा रहा है मतलब कंटिन्यू है। गया था मतलब पास्ट में गया था। जा चुका है मतलब जाके आ चुका है वहां से। और जाएगा मतलब फ्यूचर में जाएगा।
तो ये जो गागेगी मतलब ये है, था, थे, थी, ता, ते, ती, गागेगी और मतलब सकता है, सकती है, चाहिए, ये सब जो वर्ड हैं, ये सारे वर्ड क्या कर रहे हैं? मेन वर्ब को हेल्प कर रहे हैं टेंस डिफाइन करने में। ये कौन से काल में है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कौन से काल में, कौन से टेंस में है, कौन सा टाइम चल रहा है, उसको हेल्प करने में काम आता है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब। अभी समझा है आपको हेल्पिंग वर्ब क्या होता है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, और सर किसकी हेल्प करते हैं? हाँ बोलो। वुड और कुड का भी यूज होता है सर? वो पढ़ाएंगे सर, मॉडल वर्ब्स अलग से आपको पढ़ाऊंगा। विल वुड पूरे 11 का अलग से चैप्टर है हमारा, वो पूरा अलग से पढ़ाऊंगा मॉडल वर्ब को। विल कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं कर सकते विल का वुड पास्ट टेंस है। वो यहाँ पे काम आएगा एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। विल का वुड पास्ट टेंस, शेल का वुड पास्ट टेंस है। बट विल कहाँ कहाँ लगता है, वुड कहाँ कहाँ लगता है, बहुत अलग जगह भी लगते हैं। जैसे वुड जो अगर मैं बात करूँ तो विल का वुड पास्ट टेंस तो है, बट साथ में वुड वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। वुड यू माइंड इफ आई टेक योर पेन? बुरा तो नहीं मानूंगा अगर मैं आपको पेन ले लूँ तो। ये क्या है? रिक्वेस्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया ये। वुड यू प्लीज डू मी ए फेवर, मेरा फेवर करो, मेरा काम करोगे क्या? ये क्या है? रिक्वेस्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब Yes. विल का वुड पास्ट टेंस है क्या? विल का वुड पास्ट टेंस की तरह यूज कर रहा हूँ क्या मैं? नो सर। नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की तरह यूज कर रहा हूँ, इंपेरेटिव सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। तो वही बोल रहा हूँ, ये एक अलग से चैप्टर है, पूरा पढ़ाऊंगा मैं, इसकी टेंशन मत लो आप। बस आपको ये समझ में आ गया ना क्या होता है। और ये समझ लेना, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। ऑट टू का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है शुड और ऑट टू में? अगर बोलोगे यू शुड गो देयर, यू ऑट टू गो देयर। यू शुड। यू शुड गो देयर, क्योंकि सिंपल में कोई इज्जत देने वाली बात नहीं कर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, बात खत्म हो गई। लेकिन हम बोलो कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स या वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स? वी ऑफ। ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जहां मजबूरी है इज्जत देना, जहाँ इज्जत देना मजबूरी है हमारी, वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग? मतलब Ought चाहिए ही चाहिए, वहां पे क्या लगाते हैं? ऑट टू। और जहाँ रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ बात कहनी है हमें, तो क्या चाहिए? शुड। जबकि दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? चाहिए, और इसका मतलब भी क्या होता है? चाहिए। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, शुड नहीं आया, क्या आएगा? ऑट टू। और तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्या होता है? यू शुड गो देयर, यू ऑट टू गो देयर नहीं आएगा वहां। समझ में आ गया आपको डिफरेंस? यस। सबको समझ में आ रहा है? ज्यादा स्पीड से जा रहा हूँ मैं? नहीं सर, बराबर। पेस बराबर है, ज्यादा स्पीड तो नहीं है ना? आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको बराबर लग रहा है? लिख लिया आपने ये? नहीं और सर। डेयर लिख लो। और डेयर और नीड क्या होता है वो पहले समझ लो, बाद में लिखना। डेयर और नीड क्या होता है? डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत होना, तो ये मेन वर्ब हो गया। और नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत होना, तो ये भी क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। बताया ना, होना रहना वही मेन वर्ब होता है। ये दोनों मेन वर्ब है, इसलिए इसे बोलते हैं सेमी मॉडल। सेमी मॉडल मतलब क्या होता है? आधा हेल्पिंग वर्ब है, आधा क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन यदि डेयर और नीड के साथ क्वेश्चन मार्क लगाओ या नॉट लगाओ, ऐसा कोई सेंटेंस बनाओ जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ या नॉट लगाओ, तो ये दोनों कैसे काम करेंगे? एज ए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, नॉट नहीं लगा है, तो फिर दोनों क्या है? क्या है? यदि क्वेश्चन मार्क या नॉट नहीं लगा है इनके सेंटेंस में, तो दोनों क्या है? बोलो, क्या है दोनों? आवाज आ रही क्या मेरी? हेलो, यस सर। बताओ ना। अगर डेयर और नीड के साथ यदि क्वेश्चन मार्क या नॉट लगा है, तो ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग यदि वर्ब। डेयर और नीड के साथ यदि क्वेश्चन मार्क या नॉट नहीं लगा है, तो ये दोनों क्या है? मेन वर्ब है। अभी समझ में आया आपको? यस। अगर मैं बोलता हूँ कि आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आई नीड सम मनी, तो जरूरत होना क्या है? ना आ गया ना? क्या हो गया? जरूरत होना, बता ना, मेन होना, वर्ब। करना, रहना, मेन बनना, क्या वर्ब। होगा? मेन वर्ब। क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, नॉट भी नहीं है। ठीक है। लेकिन वही अगर मैं कहता हूँ यू नीड नॉट वरी, आई विल हैंडल, यू नीड नॉट वरी, तो मैंने नीड के साथ क्या लगाया? नॉट। यू नीड नॉट, और उसका क्या बोला मैंने? वरी। तो यहाँ इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है? नीड है कि वरी है? चिंता करना या जरूरत होना? मेन वर्ब क्या है? नीड। वरी। वरी 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 है। या नीड नॉट क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब बन गया। और मेन वर्ब क्या बन गया? वरी, चिंता करना। यू नीड नॉट वरी, आई विल मैनेज। तो नीड नॉट वरी में वरी मेन वर्ब है और नीड नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब।
यू नीड क्या नॉट लगा दिया आपने। यू डेयर नॉट टच माई कॉपी, यू डेयर नॉट टॉक टू मी लाइक दिस, तुम मुझसे ऐसे बात मत करना, हिम्मत मत करना ऐसे बात करने की। यू डेयर नॉट टच माई कॉपी, अगर मैं बोलता हूँ यू डेयर क्या नॉट लगा दिया और आगे टच लगा दिया, तो टच मतलब क्या होता है, छूना, वो मेन वर्ब है, और डेयर नॉट क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन बोलो कि शी हैज अ लॉट ऑफ डेयरिंग, तो बहुत डेयरिंग है यार, तो डेयरिंग होना, हिम्मत होना क्या हो गया, मेन वर्ब। अभी समझा आपको, Yes. अभी समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. अगर डेयर के साथ मतलब हाउ डेयर यू कैन से दिस टू मी, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, हाउ डेयर यू कैन से दिस टू मी, मेन वर्ब क्या है इसमें, हाउ डेयर यू कैन से दिस टू मी, मेन वर्ब क्या है, से मतलब कहना, हाउ डेयर यू कैन से दिस टू मी, तो से मतलब क्या होता है, कहना, तो कहना मेन वर्ब है, और डेयर, अब ये क्वेश्चन मार्क लग गया ना, हाउ डेयर यू कैन से दिस टू मी, क्वेश्चन मार्क है ना, तो डेयर क्या हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, और से क्या हो गया, मेन वर्ब। अभी समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. तो क्वेश्चन मार्क या नॉट आएगा तो दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी Helping वर्ब। verb. क्वेश्चन मार्क नॉट आएगा तो, और ये दोनों नहीं होगा, डायरेक्ट लगा होगा तो Main verb. मेन वर्ब। Main verb. अभी समझ में आ गया, अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा। हाँ Yes, sir. और इसके बाद क्या लगेगा, ही इज गोइंग, आई के साथ क्या होगा, आई एम गोइंग, और ये क्या होगा, दे आर गोइंग, वॉज क्या होगा, ही वॉज गोइंग देयर, और ये क्या होगा, दे वर गोइंग देयर। यहाँ पे क्या हुआ, शी डज नॉट लाइक मी, या आई डज नॉट, आई डज नॉट नहीं होगा, क्या होगा, आई डू नॉट, और शी डज नॉट, ही डज नॉट, और दे डू नॉट, और यहाँ डिड क्या है, आई डिड नॉट गो देयर, दे डिड नॉट गो देयर, ही डिड नॉट गो देयर, शी डिड नॉट गो देयर, कोई भी लगा दो, माय फ्रेंड डिड नॉट गो देयर। और ये क्या आएगा, ही हैज टेकन माय कॉपी, दे हैव टेकन माय कॉपी, और हैड के लिए ही हैड टेकन माय कॉपी, दे हैड टेकन माय कॉपी, आई हैड टेकन माय हिज कॉपी, वी हैड टेकन हिज कॉपी, कुछ भी बोलो सब चलेगा, सिंगुलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इधर भी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल गो देयर, ही विल गो देयर, दे विल गो देयर, वी विल गो देयर, और वी ऑल विल गो देयर, सब चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? हाँ सर। चलो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। खाना वाना खा के बैठे हो ना आज तो, खाना वाना खा के बैठे हो, नहीं बैठे हो? अभी तक नहीं सर। तो बस मत खाओ, मैंने भी नहीं खाया है, ठीक है। आज हम क्लास चलाते हैं 3 बजे तक, चलेगा ना? नहीं सर, बिना खाए तो नहीं चलेगा भाई, तुम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड पे, मैं नहीं खाऊंगा तो, और मैं खाऊंगा तो तुम्हें दिखाई देगा, तुम खाते खाते पढ़ो तो भी नहीं दिखेगा मुझे कि तुम खा रहे हो खाना, इसके लिए मुझे वीडियो ऑन करवाना पड़ेगा तुम लोगों का। क्या कर रहे हो तुम लोग, सो के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो? चलो लिखा आपने, जल्दी लिखो। जैसे लिख के हो जाए बता दो।
वो लिखा आप लोगों ने? जल्दी बोलो, हुआ नहीं हुआ अभी तक? हाँ हो गया? रब करूं? हाँ सर। ना अब हम लोग एक्टिव पैसिव पे शुरू कर सकते हैं। अभी बेसिक कांसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब? नहीं अभी एक और चीज रह गया है, कई लोगों को दिक्कत होती है, वो भी पढ़ा देता हूँ पहले, क्योंकि वो लगेगा बार बार यूज होगा, तो वहां बीच में पढ़ाऊंगा तो डिस्टर्ब हो गया। तो मेन वर्ब समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया, मॉडल वर्ब समझ में आ गया आपको, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब ये बहुत परेशान होते हैं कई लोग, बी, बिन, बिंग, ये पता है क्या क्या होता है? बी, बिन, बिंग, कौन है ये तीनों? तीनों कौन है? भाई बहन का क्या हाँ होता है? बताया था ना आपको, ये भाई बहन है। भाई कौन है? बड़ा वाला भाई है, ये बड़ी बहन है, ये सबसे छोटी प्यारी वाली बहन है। समझ में आया आपको? ये Yes. भाई है, और आईएनजी क्या है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी। अभी मोदी जी ने निकाल दिया कि भाई बहन दोनों को मिलेगा, लेकिन पुराने जमाने में किसको मिलता था? किसको भाई मिलता था? को। आईएनजी। भाई आईएनजी को। मतलब आईएनजी मतलब भाई होता को। है, आईएनजी मतलब होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी। किसको मिलता था? भाई को। तो देखो बी में ऑलरेडी आईएनजी लग के आया, मतलब भाई को तो बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है। लेकिन ये दोनों बहनें चाहें तो आज की डेट में मोदी जी ने कहा है कि वो भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ले सकती हैं, मतलब आईएनजी लगा सकते हैं दोनों। ये नहीं लगा सकता वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके हाथ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब मिला हुआ है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दो बार थोड़ी मिलेगा। तो बिंग के बाद आईएनजी मत लगाना। तो आपके एग्जाम में एरर आता लिखा हुआ है कि ही इज बिंग वर्किंग विथ मी फॉर द लास्ट 3 years। पिछले 3 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, मैं लगता सही तो कह रहा है, 3 साल से कर रहा होगा काम हमारे साथ। तो ही इज बिंग वर्किंग नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी आईएनजी आ गया, दोबारा आईएनजी नहीं लगा सकते इसके बाद। तो बिंग के बाद कभी भी आईएनजी मत लगा देना, और लिखा है तो गलत लिखा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। समझा आपको? बिंग के बाद आईएनजी क्यों नहीं आएगा? ये पहले से है। पहले से उसके हाथ लगा हुआ बिंग में आईएनजी, और ये बी और बिन के साथ क्या होगा? आईएनजी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, अभी क्लेम बहनें भी करके ले सकती हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आता है। तो बिंग के बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हमेशा। बिंग के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा हमेशा। और इन दोनों के साथ ये दोनों भी ले सकती हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहनों को तो सब छूट है, समझ में आया? वो फोर्थ फॉर्म भी ले सकती हैं और थर्ड फॉर्म भी ले सकती हैं, बट बिंग हमेशा क्या ले सकता है? हमेशा क्या ले सकता है? थर्ड फॉर्म। तो बिंग के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब का थर्ड थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। फॉर्म। और बिंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा, और हमेशा जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा बिंग के बाद, हमेशा सेंटेंस पैसिव वॉइस का ही बनेगा, कभी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस बिंग लाके बनता ही नहीं है। बिंग लगा के एक्टिव वॉइस सेंटेंस बना ही नहीं सकते हो। अगर एक्टिव वॉइस में बिंग लगा तो गलत है, बिंग लगा है इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्लियर है कि सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट ने कुछ काम नहीं किया है, सब्जेक्ट के साथ कुछ काम हुआ है। जैसे द बिल्डिंग इज बिंग कंस्ट्रक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्डिंग ने कुछ काम किया या बिल्डिंग को बनाया गया है? द बिल्डिंग को बिल्डिंग बनाया गया। इज बिंग कंस्ट्रक्टेड। बोलो द बिल्डिंग इज बिंग कंस्ट्रक्टेड। इज बिंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिख दिया मैंने? कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड। तो बिल्डिंग ये सब्जेक्ट ने कुछ किया है या सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ है? सब्जेक्ट के इसके साथ सब्जेक्ट के हुआ साथ है कुछ। कि इस बिल्डिंग को बनाया गया है, ना कि बिल्डिंग ने कुछ किया है किसी के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? इसे क्या बोलते हैं हमेशा? पैसिव वॉइस। तो बिंग भाई है, भाई के साथ ऑलरेडी एंसेस्टर प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, इसके साथ कभी वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं लगा सकते, मतलब आईएनजी वाला दोबारा नहीं लगा सकते, ऑलरेडी आईएनजी दोबारा आईएनजी नहीं लगेगा, ध्यान रखना आप, सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो। और बिंग के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और सेंटेंस हमेशा ही क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा। ये समझा आपको एक चीज? ये समझा? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट?
हाँ यस सर। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बीइंग के पहले हमेशा टू बी वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? टू बी वर्ब लगेगा। हैज बीइंग, हैव बीइंग, हैड बीइंग ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। विल बीइंग, शैल बीइंग कुछ भी नहीं बनता। हमेशा क्या लगेगा बीइंग के पहले? टू बी वर्ब। टू बी वर्ब मतलब क्या हो गया? क्या क्या होता है? इज, एम, आर, was वाज, वर। इन्हीं के साथ बीइंग लगता है कभी भी। इसके अलावा कहीं और बीइंग लगा, हैज बीइंग, हैव बीइंग, हैड बीइंग, विल बीइंग, शैल बीइंग ऐसा कुछ लगा, समझ लो गलत है। ये समझ में आया? बीइंग के पहले हमेशा क्या आएगा? बीइंग के पहले हमेशा क्या आएगा? to be form टू बी वर्ब का फॉर्म आएगा। हेल्पिंग वर्ब का टू बी फॉर्म आएगा। टू बी मतलब क्या होता है? क्या लगा सकते हो आप बीइंग के साथ पहले? is am are was एम इज आर वॉज इज, एम, आर, वाज, वर। अगर हैज, हैव, हैड लगा है या डू, डज, डिड लगा है या विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू लगा बीइंग के पहले, तो क्या है वो? wrong है। रॉन्ग है। समझा? और बीइंग के बाद यदि मान लो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लगा है तो भी क्या है? गलत है। क्योंकि बीइंग के बाद हमेशा क्या आता है? एक ही फॉर्म लगता है वर्ब का, मेन वर्ब का। कौन सा फॉर्म? third थर्ड फॉर्म। और बीइंग के पहले हमेशा एक ही फॉर्म लगता है हेल्पिंग वर्ब का। कौन सा फॉर्म? to टू बी be वर्ब। तो बीइंग के पहले टू बी और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये रूल याद रखना। तो सेंटेंस हमेशा किसमें बनेगा? पैसिव बीइंग लगा हुआ क्या Passive. बनेगा? पैसिव वॉइस। ये तो हो गया टेक्निकल बातें। अब बात आती है सर ये बी, बिन, बिंग इसका मतलब क्या निकलता है? लगा मजा क्या आता है? इसका मतलब होता है वही जो मैं लिख रहा था थोड़ी देर पहले, करना, रहना, होना या बनना। यही चार मीनिंग होता है इन तीनों भाई बहनों का। समझे कि नहीं समझे? इन तीनों का मतलब क्या होता है? बी का मतलब भी यही चार है, बिन का मतलब भी यही चार है, बिंग का मतलब भी यही चार है। अभी समझा कितना डीएनए कितना स्ट्रॉन्ग है इन दोनों का, तीनों का? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डीएनए कितना स्ट्रॉन्ग है इन तीनों का? तीनों हाँ का सर। मतलब एक ही है। तीनों भाई बहन मतलब क्या है? एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो बी, बिन, बिंग तीनों भाई बहन का मतलब क्या होता है? करना, रहना, होना, बनना। प्रूव करूं? चलो प्रूव करते हैं। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इंजीनियर बनाना बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर। तो बी मतलब क्या होता है? बनना चाहता हूं। ठीक है। अब मैं कहता हूं बी वेयर यू आर। बी वेयर यू आर इसका मतलब क्या हुआ? जहां हो वहीं रहो। रहो तो रहना हुआ कि नहीं हुआ? बी का मतलब जहां हो वहीं रहो। बी वेयर यू आर। समझ में आया ना? अब करना, दिस इज टू बी कंप्लीटेड। तो ये काम पूरा, दिस इज टू बी कंप्लीटेड। तो क्या काम करना? दिस वर्क इज टू बी कंप्लीटेड। ये काम पूरा करना। करना है। तो करना क्या हो गया? बी। अब कौन सा रह गया? होना। होने के लिए बताओ। बी मतलब होना। this होना, रहना हो गया, करना हो गया, बनना हो गया। अब क्या रह गया? होना। he should be there ही शुड बी देयर, उसे वहां होना चाहिए। हाँ, ही शुड बी देयर, उसे वहां होना चाहिए, रहना चाहिए, एक ही बात है। तो वही होना, रहना, बनना, करना, यही चार मीनिंग होते हैं इसका। समझ में आया कि नहीं आया? yes sir. जैसे द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 days। 3 दिन में काम होना चाहिए। अब वो करना चाहिए नहीं होता, होना चाहिए, करना चाहिए, रहना चाहिए। मतलब मीनिंग एक ही है, करना, रहना, होना, बनना। यही चार मीनिंग होते हैं। बी के भी, बिन के भी, बिंग के भी, कहीं भी लगाओ। चाहे वो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगा हो, या विल बी, शैल बी, शुड बी लगा हो, या इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, कुछ भी लगा हो। ये बी, बिन, बिंग का मीनिंग क्या आएगा हिंदी में? ये चार, करना, रहना, होना, बनना। क्लियर है? समझ में आया? yes समझ में आया तीनों मीनिंग? चलो, अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग के पहले टू बी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। अब और बी और बिन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगा सकते हो, मतलब आईएनजी फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीसरा फॉर्म। ठीक है। तो ये दोनों लगा सकते हो आप, ये दोनों ही लगा सकते हो आप इन दोनों के साथ, इसके साथ भी
और इसके साथ भी। समझे कि नहीं समझे? Yes. नहीं तो आप बोलोगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके साथ रहेगा, ये दोनों ही लगा सकते हो आप। वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हो, थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो, दोनों लगा सकते हो। बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगेगा, बी के साथ आईएनजी फॉर्म भी लगेगा, बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगेगा, बिन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगेगा। जैसे मैं बोलूं जैसे बोलूं ही विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो विल बी क्या आएगा? कॉल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ही हैज बीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तुमको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ये क्या लगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आईएनजी के लिए बताओ सेंटेंस बी का। He will be going there by Sunday, वहां पे संडे को जाएगा। He has been living in Mumbai since 2012, 2012 से मुंबई में रह रहा है। He has been living in Mumbai, तो बिन के बाद क्या है? लिविंग। तो बिन के बाद और बी के बाद आईएनजी भी लगा सकते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हो। क्लियर है? नाउ जैसे ये हमारा टू बी वर्ब के पहले लगता है, बी जो लगता है हमेशा क्या लगता है? मॉडल वर्ब के बाद लगता है। मतलब बी के पहले क्या लगेगा? मॉडल वर्ब, और बी के बाद क्या लग सकता है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म। और बिन के पहले क्या लगता है? टू हैव वर्ब। मतलब टू हैव वर्ब मतलब क्या क्या होता है? हैज, हैव और हैड। मतलब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। और बी के बाद मतलब क्या लगता है? विल बी, शैल बी, कैल बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, यूज्ड टू बी, ऑट टू बी। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझा आपको? ये समझा कि नहीं समझा आपको? मैम, मैडम ध्यान दिया करो चीजों को। लैपटॉप की बैटरी डाउन है। ये समझा आपको? यस सर। तो मुझे बताओ, बी ई बी के पहले बी बी डबल एन बिन और बी इन तीनों का डीएनए क्या है? ये रहा बीई बी, इसमें बीई बी, इसमें बीई बी। तीनों का डीएनए सेम है, इससे तीनों का मीनिंग सेम है। कितने स्ट्रॉन्ग है? अब मुझे बताओ बी के पहले क्या लगता है? बीई बी के पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? बी के पहले Main verb. मेन वर्ब नहीं है बाबा, ये तुम मेन वर्ब नहीं है बाबा, मॉडल वर्ब है। तुम दिमाग खा जाओगे मेरा। मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब मतलब क्या होता है? जो मॉडलिंग करता है। कौन कौन से मॉडलिंग करते हैं? विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट, इज टू, ऑट टू। ये मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब के साथ क्या लगेगा? बी। और बिन के पहले कौन सा फॉर्म लगता है हेल्पिंग वर्ब का? To have. टू हैव, हैज, हैव, हैड। और बिन के पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? टू बी, और वॉज वर्ब। अभी समझ में आ गया? अब आप बोल रहे हैं कि हैज बीन होता है क्या? हैज बीन, हैज बीन होता है क्या? अरे बाबा बोल दिया नहीं होता है कभी। ये तीनों के साथ यही होते हैं। हैविंग होता है क्या? नो फिर सर। सोचेंगे। नो सर। हैविंग होता है क्या? नहीं नहीं होता। अच्छा, हैज भी होता है क्या? नहीं होता है। हैव भी होता है क्या? नहीं होता है। हैड भी होता है क्या? नहीं होता है। चलो, विल बिन होता है क्या? मॉडल वर्ब में तो क्या क्या होता है? थोड़ा बहुत देख देता हूं एग्जांपल। Will, would, shall, should. विल, वुड, मे, ठीक है, एक्सेट्रा। चलो, कैन, जो भी है। तो ये बताओ मुझे, कैन बिन होता है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, विल बिंग होता है क्या? वेल बिंग नहीं। होता है नो वो। सर। आई वांट टू नो अबाउट योर वेल बिंग। वेल बिंग होता है, विल बिंग नहीं होता है। वेल बिंग मतलब क्या होता है? आपका भला। ठीक है, वेल बिंग होता है बट विल बिंग नहीं होता है। विल बिंग होता है क्या? नहीं। वुड बिंग नहीं। मे बिंग, कैन बिंग नहीं होता है। तो ये फिक्स है कि बी के पहले हमेशा क्या आएगा? मॉडल वर्ब। बिन के पहले हमेशा क्या आएगा? टू हैव वर्ब। और बिंग के पहले हमेशा क्या आएगा? टू बी वर्ब। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। बी के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिन के दोनों। बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म या थर्ड फॉर्म। और बिन के बाद हमेशा क्या आएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। राइट? नो सर, थर्ड नहीं आएगा। थर्ड फॉर्म। अच्छा, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। फोर्थ फॉर्म क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी आईएनजी लगा। दोबारा आईएनजी मत लगाना। ये ध्यान देना इस चीज पे आप। तो सेंटेंस बनाते हैं, हमें अच्छा लगता है सुनने में, और जहां अच्छा लगता है वही नंबर कटते हैं हमें। इंग्लिश में जहां अच्छा लगता है ना, वही नंबर काट लिए जाते हैं हमारे। और
एक और फाइनल बात आप समझ लो कि बिंग जो होता है हमेशा क्या शो करता है, बिंग का मतलब क्या होता है, बिंग 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 का मतलब तो ये होगा करना रहना होना बनना, बट बिंग आईएनजी लगा, आईएनजी का मतलब क्या होता है नॉर्मली, कंटिन्यूअस। हाँ बिंग का मतलब क्या होता है Yes. कंटिन्यू, तो यह हमेशा जो सेंस आएगा जो भी सेंटेंस बनेगा बिंग लगा के, इसका मतलब हमेशा क्या आएगा, कोई चीज क्या है, कंटिन्यू चल रही कंटिन्यू चल रही है। जब भी बिंग आएगा और सेंटेंस हमेशा क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में, और मीनिंग हमेशा क्या, ऐसा सेंटेंस का क्या आएगा, किस सेंस में यूज किया जाएगा, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है तो वहां पे बिंग लगा है। जैसा बोलो द बिल्डिंग इज बिंग कंस्ट्रक्टेड, इसका मतलब क्या हो, बिल्डिंग बन गई है या बनाई चल रही है, चल रही है। अभी समझ में आया कि नहीं आया। द बिल्डिंग इज बिंग कंस्ट्रक्टेड मतलब ये नहीं बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग क्या हुआ, बिल्डिंग का बनना चालू है, कंटिन्यू है। तो बिंग मतलब आईएनजी लगा, आईएनजी मतलब कंटिन्यू होता है, तो बिंग कहीं पे रहे कोई चीज क्या है, चालू है। अभी समझ में आया कि नहीं आया, यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, आप एक सिंपल फॉर्मेट समझ में आ गया, लिख लिया पहले ये आपने, पहले ये लिख लो, पहले लिखो फिर मैं दूसरा चीज समझाने वाला हूँ, फिर अब मैं इसमें कंफ्यूजन वाली चीज डालूंगा, तो इससे पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाना चाहिए। ये लिख लो पहले, आप लिख लिया आपने? Yes, sir. यस सर। आप देख लो एक्टिव पैसिव बढ़ाने से पहले मैं वो फंडामेंटल कितना पढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ये सब नहीं बनेंगे ना तो बार बार पीछे पूछे सर बिंग कहाँ से आ गया, या फिर रट लो बिंग लगता है बस, ये मतलब नहीं है तो क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या मतलब निकल रहा है, कुछ मतलब नहीं, बस लगा दो। सर ने बोला था फॉर्मूला ऐसा रहता है, फॉर्मूला बेस पे लगा दो। कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला बेस पे करोगे तो कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ आपके ऐसे हो जाएंगे निकल जाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर कैसा भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतने सालों से इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, बचपन से पढ़ रहे हो ना, ये सब कंसेप्ट पता था आप लोगों को? सर पूरे स्कूल से ज्यादा आपने पढ़ा लिया। क्या बोल रहे हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ जितना स्कूल में अभी तक पढ़ा था उससे ज्यादा आपने पढ़ा जाएगा कुछ महीनों में। वैसा है क्या? स्कूल में क्या होता है वो टेक्निकली पढ़ाते हैं चीजों को, बस सर एग्जाम दे मतलब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो एग्जाम निकलता नहीं है जब तक कंसेप्ट समझ में ना आए, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया 4 महीने में सिलेबस खत्म, अगर ऐसा क्लासेस ज्वाइन कर लिया आपने, समझ लो हो गया आपको कल्याण। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये समझ में आएगा बिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या है, कहानी में क्या होगा, बिंग लगा हुआ मतलब वो चीज कंटिन्यू है। बिंग Continue. वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिंग के पहले टू बी वर्ब, बिंग के पहले टू हैव वर्ब, बी के पहले मॉडल वर्ब, ये लिख लिया आपने। और बिंग का लगा मतलब क्या वो चीज Yes, कंटिन्यू है। sir. इन तीनों में कोई भी अगर लगा हुआ सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, करना रहना होना बनना, ये मीनिंग निकलता है। तीनों भाई बहन है, डीएनए सेम है, आईएनजी के साथ दोबारा आईएनजी नहीं आएगा। बिन और बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म ले सकते हैं, बहनें क्लेम करके ले सकती हैं, और बी बिन बिंग इन तीनों के साथ क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमन है, तीनों के साथ आएगा। क्लियर है? और यहाँ पे जो सेंटेंस बनेंगे ये पैसिव वॉइस बनता है, यहाँ जो सेंटेंस बनेंगे वो एक्टिव वॉइस भी हो सकता है और पैसिव वॉइस भी हो सकता है, डिपेंड करता है, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। समझा आपको? अब ये जो टू बी वर्ब है, यदि यहाँ पे टू बी वर्ब के साथ आगे मैं टू लगा देता हूं तो भी बी लगा सकता हूं। अगर टू बी वर्ब के साथ टू लगा दिया आगे मैंने तो भी बी लगा सेंटेंस बन सकता है। जैसे दिस इज, टू बी वर्ब मतलब क्या हो गया, इज, दिस इज टू बी डन, या दिस इज टू बी कंप्लीटेड। अभी समझा आपको? तो आप टू बी वर्ब भी लगा सकते हो बी के पहले, बट कंडीशन क्या है, टू बी वर्ब जैसे मॉडल वर्ब डायरेक्ट लगा है, हैज हैव डायरेक्ट लगा है, टू बी वर्ब यहाँ पे इज हमारा डायरेक्ट लगा बिंग के साथ, बट यहाँ बी के साथ टू बी वर्ब डायरेक्ट नहीं लगेगा। बट डायरेक्ट इज भी नहीं बोल सकते, इज भी, एम बी, आर बी, वॉज भी, वर्ब भी नहीं बोल सकते हो आप। इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वॉज टू बी, वर्ड टू बी, यार टू लगाना पड़ेगा बीच में, तो आप बी लगा सकते हो। ये वाला अभी समझा? अभी समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। वर्ब भी बी के पहले लगाया जा सकता है, कंडीशन अप्लाइड है। क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है, क्या लगना चाहिए उसके पहले? दोनों के बीच में टू आना। मतलब टू बी वर्ब आना और बी के चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, तो लगा सकते हो। क्लियर है?
सब क्लियर हो गया? डाउट? रब कर दो। यस सर। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता दो, ये तो हो गया ग्रामर वाला बिंग। एक और बिंग होता है, बिंग, और उसके बाद आता है आपका पोस्ट या डेजिग्नेशन। पोस्ट या डेजिग्नेशन, बिंग के बाद पोस्ट या डेजिग्नेशन भी लगता है, और इसका मतलब होता है होने के नाते। सुना कभी आपको वर्ड हिंदी में बोलते हैं होने के नाते? जैसे सोसाइटी के चेयरमैन होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, चिल्लाते ना, तो क्या बनेगा? बीइंग द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ डॉक्टर। ह्यूमन। तो बिंग मतलब क्या होता है? होने के नाते। तो ऐसा भी सेंटेंस बनता है बिंग। यहाँ पे बिंग ये वाला बिंग नहीं है, बट मतलब वही होता है, होना रहना। मीनिंग चेंज नहीं होता, मीनिंग वही होता है, होने के नाते। होना, बिंग का होता होना ही होता, मीनिंग चेंज नहीं होता। बट यहाँ पे ऐसा सेंटेंस भी होता है, बिंग स्टार्टिंग में लग जाता है बिंग। जैसे बोलते हैं ना, बिंग ए टीचर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिंग ए लीडर इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या बिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इट वॉज हिज ड्यूटी, या बिंग द चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी इट वॉज योर ड्यूटी। समझा कि नहीं समझा आपको? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes. जैसे बोलो मैं कि being a student you should maintain the decorum of the class. Being a student you should maintain the decorum of the class. मतलब क्लास के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। being a स्टूडेंट होने के नाते। अभी समझा कि नहीं समझा? कैसे आपको being यूज किया जाता है? तो ये being का एक सेकंड यूज भी है इसका। ये ग्रामेटिकल being नहीं है। being मतलब क्या यहाँ पे सेंस आता है? होने के नाते, मतलब उस पोस्ट पे होने के नाते, या वो होने के नाते। being a father your duty to raise your child properly. So being a father, मतलब पिता होने के कारण, पिता होने के नाते। समझा कि नहीं समझा आपको? क्लियर है? क्लियर है कि ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया, बाउंस हो गया। क्लियर है सर। क्लियर है ना? फिर ठीक है। चलो अब हम एक्चुअली एक्टिव पैसिव पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक मैं टाइम पास कर रहा था, बट टाइम पास में चीज अच्छी मिली ना आपको, समझ में आया ना? अब मुझे एक्टिव पैसिव पढ़ाते समय दिक्कत नहीं करना मेरे को कि सर ये बिंग क्या हो गया, कि बिंग क्या होता है सर, ये हैज बीन क्या होता है सर, हैज बीन क्या होता है सर, वो तंग नहीं करना मुझे। मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने पढ़ा है। अभी हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में होता क्या है? एक हमारा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने सर बताया ये क्या आवाज आ रहा है? क्या हुआ? ये आवाज क्या आ रही है? कौन सी आवाज आ रही है? सबको आ रही है क्या आवाज? हाँ सर। Yes, sir. कैसी आवाज आ रही है? सर कैसी आवाज आ किसी रही का है? माइक ऑन है। माइक ऑन है क्या? एक मिनट, बंद है क्या? मुझे तो नहीं आ रही आवाज। सर वो माइक जैक रहता है ना उधर, वो ईयरफोन जरा मूव होता है ना तब आवाज आता है सर का। अभी आ रही है क्या आवाज? नहीं सर। हाँ तो मेरा ही माइक टच हो रहा था शॉर्ट से, इसलिए आवाज आ रही होगी। ओके ओके, आई गॉट इट। अभी आ रही प्रॉपर आवाज? यस सर। चलो, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस होता है, तो ये कहलाता है एक्टिव वॉइस। लेकिन जब ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे भेज दिया जाए और जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे भेज दिया जाए, इसे कहते हैं हम लोग क्या? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़ने से पहले ये डेफिनेशन लिखो। लिखो, आप डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो। When subject is placed
और या फिर ऐसा क्या लिखा आपने? When subject is placed. ऐसा लिखो आप, टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ऐसा लिखो, सॉरी, टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, to convert active voice into passive voice, we replace subject with object. To convert active voice into passive voice, we replace subject with object and object with subject. We replace object with subject and object, subject with object and object with subject. क्या लिखा आपने? To convert active voice into passive voice, we replace subject with object and object with subject in the sentence. PEC लिखा आपने? लिखा नहीं लिखा आपने? Yes. मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहता हूं मोहन किल्ड अ टाइगर, मोहन ने एक शेर को मारा, मोहन किल्ड अ टाइगर, तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट, और ये मोहन ने मारा ना, सब्जेक्ट ने मारा ना, सब्जेक्ट ने कुछ काम किया था, क्या हो गया? सेंटेंस किसका है? एक्टिव वॉइस का। तो मोहन किल्ड अ टाइगर, अब यहाँ पे टाइगर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस के लास्ट में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और किल्ड क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। ठीक है, और ये वर्ब भी कौन सा होता है? हमेशा क्या होता है वर्ब का? एक्टिव पैसिव बनाने में हमेशा क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, लेकिन अभी तो एक्टिव पैसिव नहीं, अभी तो ऐसे नॉर्मल मेन वर्ब, ऐसे ध्यान रखो, मेन वर्ब। अब हम पैसिव बनाना है, क्या करूँ मैं इसको? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम क्या करना है मुझे? ये ऑब्जेक्ट को क्या करना है मुझे? Starting में आएगा subject. सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट क्या करना है मुझे? कहाँ ले जाना है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ क्या लगा दूं? पहले क्या लिख दूं? टाइगर, और यहाँ जो भी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आगे क्या आएगा? लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे? मोहन, और ये सेंटेंस क्या बन जाएगा फिर? पैसिव वॉइस। अभी समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, देन वी रिप्लेस सब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट। अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. वो बीच अब वाले में मिस्टेक होता है क्योंकि 2-3 ऑप्शन सेम रहते हैं कि बीच वाले में ट्विस्ट करके देते हैं। नहीं, वही बोल रहा हूँ, बीच वाला जो बता रहा हूँ मैं अभी आपको। अभी ये समझ में आया आपको? मेन चीज क्या चेंज होता है? ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। अब जहां तक बीच वाली बात है, तो बीच वाले में क्या करना पड़ता है? जैसे किल्ड है, तो पहले वर्ब क्लियर होना चाहिए। वर्ब क्या होना चाहिए? ठीक है, वर्ब क्या होना चाहिए? जरूरी नहीं किल्ड है, यहाँ पे कुछ और भी तो लिखता है ना, हैज किल्ड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हमेशा क्या आएगा यहाँ पे? कोई भी चीज लिखा हुआ हो, जैसे मैं बोलूं मोहन हैज किल्ड अ टाइगर अगर होगा तो। मोहन हैज किल्ड अ टाइगर, वो तो बताता हूँ, बाद में बताता हूँ मैं चीज। तो ये मोहन किल्ड अ टाइगर, ये हो गया टाइगर। अब यहाँ पे क्या आएगा? हैज बीन किल्ड बाय मोहन। भाई किस टाइगर पे? हैज किल्ड बाय मोहन। Tiger has been killed by Mohan. टाइगर हैज बीन किल्ड बाय मोहन, टाइगर हैज बीन किल्ड, पक्का? पक्का?
पक्का? अब ये हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगा दिया ना आपने? यस अच्छा पहले पहले मुझे बताओ, मोहन किल्ड अ टाइगर में किल्ड क्या है, कौन सा फॉर्म है वर्ब का? हाँ थर्ड थर्ड, पक्का? पक्का? आपने क्या देखा, ईडी लगा हुआ है, मतलब क्या हो गया आपके हिसाब से वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया? थर्ड फॉर्म। तो अभी थोड़ी देर पहले जब वहां लिखा था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कॉल, सेकंड फॉर्म में कॉल्ड और थर्ड फॉर्म में भी कॉल्ड, तो वहां क्यों नहीं बताया आपने सर ये थर्ड फॉर्म ही होता है, यहाँ पे आपने सेकंड में क्यों लिखा है ये चीज को? तो सर आपने बोला ना ये पहले से होता है, अरे इसका पहले से नहीं लॉजिक होता नहीं बाबा, होता। एक्टिव वॉइस में नहीं होता, पैसिव वॉइस वो में ने हमेशा कॉल वर्ब, कॉल्ड का बोला। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, एक्टिव वॉइस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो आप। सिर्फ पैसिव वॉइस बनाने में ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा क्या आता है यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। अगर आपका ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म और फिफ्थ मतलब एसओईएस फॉर्म, तो मुझे बताओ जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस बने, चाहे कोई भी सेंटेंस बनाओ पैसिव वॉइस, तो उसमें वर्ब कौन सा लेंगे पांचों में से, मेन वर्ब में कौन सा थर्ड वर्ब लेना है फॉर्म हमको? हमेशा क्या लेना है? थर्ड तो फॉर्म यहाँ पे थर्ड रहेगा, समझ में आया कि नहीं आया? जब पैसिव वॉइस बनेगा तो। लेकिन एक्टिव वॉइस में थोड़ी कंपलसरी है। ये कौन सा फॉर्म है? ये सब्जेक्ट लगा है, थर्ड सब्जेक्ट फॉर्म के है बाद डायरेक्टली लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब लगता है क्या थर्ड फॉर्म कभी भी? आई गॉन होता है क्या, कोई बताओ जरा मुझे, आई गॉन होता है क्या? No, sir. क्या लगा था बीच में? हैज, हैव, हैड लगाते हो नहीं, क्या होता है? आई हैव गॉन देयर है लगा रहे हो ना, ये हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो ना, तो यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का? सेकंड फॉर्म। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। और ये वाला थर्ड फॉर्म कैसे पता चलेगा सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म? दोनों में कॉल्ड कॉल्ड लिखा है, कैसे मालूम पड़ेगा? यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मतलब एडजेक्टिव वगैरह लगा सकते हो, बट अगर कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और यदि हेल्पिंग वर्ब है बीच में तो क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म थर्ड है। फॉर्म तो अगर मैं बोलूं मोहन हैज किल्ड तो थर्ड फॉर्म है, और मोहन किल्ड तो सेकंड फॉर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस? टाइगर और मोहन किल्ड अ टाइगर, तो टाइगर अ टाइगर वॉज किल्ड बाय मोहन। अभी समझा आपको? लगे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन लगाने में। अभी समझा कि नहीं समझा आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? अभी समझा कि नहीं समझा बताओ, आया ना? अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। अभी आपके बीच में कितना आता है ना टेंसेस, वो बताऊंगा मैं, अभी आपको पूरा पढ़ाऊंगा। बेसिक चीज समझ में आए क्या होता है? अगर सब्जेक्ट के बाद अगर बिना हेल्पिंग वर्ब लगाए कोई अगर वर्ब लगाए मेन वर्ब, तो कौन सा वर्ब हो सकता है वो? अगर पास्ट में दिख रहा है तो कौन सा वर्ब होगा? सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में दिख रहा है तो एस ओ एस वाले भी हो सकते हैं, और अगर प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। बट अगर पास्ट फॉर्म दिख रहा है तो हमेशा ही क्या होगा? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे सेकंड देखो, फॉर्म में इसलिए was killed आया, अगर थर्ड फॉर्म होता तो had been आता, मतलब नहीं एक्टिव में मोहन, मोहन ऐसा फिर एक्टिव ऐसा में आता। थर्ड फॉर्म आ सकता है। हाँ आ सकता है, मोहन हैज किल्ड अ हाँ टाइगर। अगर ऐसे आया था तो हाँ तो ये आता ना, मोहन हैज किल्ड अ फिर टाइगर। पैसिव वॉइस क्या होता? तो फिर होता फिर टाइगर हैज बीन किल्ड बाय मोहन, फिर हैज बीन हो जाता, हैज किल्ड का हैज बीन किल्ड हो जाता, ओके सर। बिन लग जाता बीच में, बी डबल एन। बिन लगता है, बिंग लगता है? हैज बीन किल्ड बाय टाइगर या हैज बीन? हैज बीन। बिन, क्यों बिंग हो ही नहीं सकता, हैज हैव हैड का बिन लगता ही नहीं है, बिंग मालूम है ना? अब वो मत पूछना मेरे से, ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने, इसलिए मुझे मालूम था ये चीज जॉब पड़ेगी और यहाँ पे कंफ्यूज हो गई, इसलिए पढ़ाया मैंने आपको। तो दो तीन कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा आपको एक्टिव पैसिव बनाने के लिए। पहला क्या बताया मैंने, क्या होता है? रूल नंबर 1 क्या होता है? रूल 1 क्या होता है? चेंज ऑब्जेक्ट, सॉरी, चेंज सब्जेक्ट
with object and object with subject. सॉरी, चेंज ज्यादा बेटर है क्या? रिप्लेस करते हैं ना, रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेस सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट। क्या करने के लिए? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। रिप्लेस सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या होता है? ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। जब पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाओगे तो हमेशा कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाओगे? मेन वर्ब का। कौन सा लगाओगे? बोलो, कौन सा लगाओगे? थर्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके। और तीसरा रूल इसका, नॉर्मली वी यूज बाय आफ्टर मेन वर्ब। ये जो थर्ड फॉर्म लगाओगे ना, उसके बाद हम ज्यादातर क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं आफ्टर मेन वर्ब। बट समटाइम्स वी यूज क्या लगाते हैं? एट टू इन भी लगा सकते हैं। वी यूज एट टू या इन भी लगा देते हैं, ये लगा देते हैं। बट ज्यादातर क्या लगाते हैं हम लोग? बाय मोहन, बाय सोहन, ऐसा लगाते हैं हम लोग। तो कई जगह पे एट, इन या टू भी लगा सकते हो आप। तो ये 3 रूल हैं, ये बेसिक रूल्स हैं। नॉर्मली वी यूज बाय आफ्टर मेन वर्ब। मेन वर्ब को क्या लगाते हैं? जैसे मोहन किल्ड अ टाइगर, तो किल्ड के बाद क्या? टाइगर वाज किल्ड, किल्ड के बाद क्या लगाया? बाय मोहन, तो बाय लगाया ना हमने। तो मेन वर्ब के बाद क्या लगाते हैं ज्यादातर हम लोग? पैसिव वॉइस बनाने में क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। बट कुछ जगहों पे एट टू इन भी लगाते हैं मेन वर्ब के बाद। तो बताऊंगा ना, सेंटेंस बताऊंगा आपको। ये लिख लिया आपने? तो क्या क्या काम Yes, sir. करना है फिर हमको? अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है। अभी एक्चुअली एक्टिव पैसिव चालू कर दिया मैंने। अभी आप पूछ रहे हैं बीच वाला, सर समझ में नहीं आता बीच वाला क्या करना है। अब बीच वाले का बता रहा हूं मैं, जो टेंसेस होते हैं किस बेस पे चेंज होते हैं। तो ये 3 रूल समझ में आया। अभी चौथा रूल टेंस वाला है। पहला रूल क्या है हमारा? एक्टिव से पैसिव बनाने, पहला रूल क्या है हमारा? क्या करना पड़ेगा हमें? रिप्लेस सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट। दूसरी बात क्या दिमाग में रखना हमेशा? पैसिव वॉइस बनाने में क्या रहेगा दिमाग में? कि पैसिव वॉइस सेंटेंस का वर्ब जो होता है हमेशा कौन सा फॉर्म का होता है? होता है। तीसरी बात क्या याद रखना हमको? कि नॉर्मली जो है हमारा मेन वर्ब का क्या लगाना है हमको? बाय। बट कुछ एक्सक्लूसिव सेंटेंस में क्या लगा सकते हैं हम लोग? क्या क्या लगा सकते हैं जो गलत नहीं होगा? क्या लगा सकते हैं? एट टू इन। चलो अभी सी हो गया ना। अब रुको सर, लास्ट का लाइन लिख लो। तो ऊपर के 2 मिटा देता हूँ फिर। टेंशन मत लो, मैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट इतना मास्टर सिखा दूंगा ना कि कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। मैं सिंगल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एक भी अगर 25 क्वेश्चन आएंगे ना आपको एसएससी में, 25 में से आपका 24 भी सही नहीं होगा, पूरे 25 के 25 सही होंगे। एक भी गलत नहीं होगा आपसे। सर। हाँ बोलो। सी वाला समझाओ ना। कौन सा सी वाला? ये, हाँ ये वाला। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना, हमने लिखा था अभी मोहन किल्ड और टाइगर, ये लिखा था हमने। तो जब हमें ये एक्टिव वॉइस में था, एक्टिव वॉइस कैसे मालूम पड़ा एक्टिव वॉइस है? कि हम मोहन ने मारा है, तो मोहन सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ने काम किया, सब्जेक्ट टाइगर ने किसी कुछ किया है या मोहन ने कुछ किया है? इस कहानी में किसने किया है? मोहन ने मारा है। तो सब्जेक्ट जब कुछ काम करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। अब उल्टा आ रहा है, पैसिव वॉइस में क्या होगा? अ टाइगर वाज किल्ड। अभी आ गया मेन वर्ब और टाइगर हो गया। अब मैंने बताया किल्ड क्या बन जाएगा? टेंस के हिसाब से वाज किल्ड हो जाएगा। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है ये वाज किल्ड हो जाता है। अब ये किल्ड क्या है? ये किल्ड क्या हो गया? वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है किल्ड, और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, क्योंकि वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। ये मत समझो कि खाली हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कई लोग रट लेते हैं हैज हैव हैड के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही है, बट टू बी वर्ब के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है।
नहीं बोलते हैं he was called for the interview, बोलते नहीं बोलते हैं Yes. he is fired from the office, उस ऑफिस से निकालते हैं he is retired, he is a retired person, बोलते ही नहीं बोलते थे he is retired बोलते हैं he is retiring person बोलते हैं he is retired बोलते हैं ना। हाँ तो he is, तो to be वर्ब के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये एक्टिव पैसिव वॉइस की बात आती है और टेंसेस में हैज हैव हैड का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, बट पैसिव वॉइस में टू बी के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ध्यान रखना आप। तो कई लोग गलत फहमी है, कई लोग दिमाग में बैठा के रखेंगे हैज हैव हैड का वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और कहीं लगता ही नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है। आप लोगों ने सिर्फ टेंसेस ज्यादा पढ़ लिए हैं, सेंसेस कम पढ़े हैं। तो ही अ टाइगर वाज किल्ड, अब ये जो मेन वर्ब है ये बोल रहे हैं कि मेन वर्ब के बाद क्या लगाते जाते हैं हम लोग, बाय। तो By. टाइगर वाज किल्ड, अब क्या आएगा बाय, अब फिर आएगा सब्जेक्ट मोहन। तो अभी जो ये रूल पढ़ा हमने सी, इसमें हम इस रूल के बारे में पढ़ रहे थे कि बाय क्यों लगाते हैं हम लोग, Okay, sir. समझा आपको? तो सर वो add to in भी आएगा क्या? हाँ वो कभी कभी आता है, वो मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स बाद में। अभी Okay. सारा एक साथ पढ़ेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला 90% क्या लगाते हैं हम लोग, बाय लगाते हैं। तो पहले 90% पढ़ लेते हैं, बाकी 10% समझा दूंगा बाद में। ये लिख लिया आपने? Yes, sir. चलो ये तो बेसिक फंडामेंटल हो गया। अभी सबसे मेन जो होता है ना, ये वॉच किल्ड का क्या बनेगा, हैज किल्ड क्या बनेगा, जो टेंसेस में चेंजेस आते हैं ना, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ मैंने। टोटल आपका जो पार्ट है ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब वो चारों पार्ट आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से पार्ट हैं बता देता हूँ। पहला पार्ट है रूल फॉर, पहला है चेंज इन टेंसेस, तो टेंसेस के लिए क्या चेंज होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चरल वॉइस, स्ट्रक्चरल वॉइसेस मतलब है मॉडल वर्ब, देयर, वेयर, सेंटेंस शुरू होते हैं वो वाले। तीसरा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस के वॉइस कैसे चेंज होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के। और चौथा होता है इंपरेटिव, मतलब ऑर्डर वाले सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं, इंपरेटिव। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। चेंज इन टेंसेस जो है पहला पार्ट, स्ट्रक्चरल वॉइसेस दूसरा पार्ट, मतलब आपको अगर एक्टिव ऐसे बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे, अगर वो इंपरेटिव है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है तो कैसे बनाओगे। ये 4 पार्ट में डिवाइड है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहला वो है टेंसेस, चेंज इन टेंसेस। टेंस कितने टाइप के होते हैं, कितने होता है टोटल टेंस, कितने स्ट्रक्चर होते हैं टेंस में? 3। पहला कौन कौन सा, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, दूसरा Past tense. पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और तीसरा फ्यूचर Future. टेंस। चलो ये तो हो गया आपके मेजर डिवीजन। प्रेजेंट में कितने होते हैं? 4. 4। कौन कौन से बताओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, Present tense. वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं सिंपल प्रेजेंट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो निश्चित नहीं होता ना टाइम। Present continuous. प्रेजेंट Present continuous. Present perfect. कंटिन्यूअस, Present प्रेजेंट perfect. प्रेजेंट परफेक्ट, Present perfect continuous. प्रेजेंट Perfect continuous. परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड, यही तो पढ़ा था बचपन से, ये भी नहीं पढ़ा तो कैसे बताएंगे, है ना। तो ये 4 होते हैं प्रेजेंट के, यही 4 होते हैं पास्ट के भी, यही 4 होते हैं फ्यूचर के भी। होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ सर। होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा, पास्ट क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो अगर प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के भी 4 हैं, फ्यूचर के भी 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो ये 12 एक्चुअली होते हैं आपके टेंसेस के पार्ट, ठीक है। 12 में से मोस्टली कॉमनली 8 का ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। कितने के? 8। बाकी 4 के नहीं पूछे जाते हैं और न बनाए जाते हैं। कितने के बनाए जाते हैं नॉर्मली 12 में से? 8 के। कौन कौन से 8 हैं?
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसका नहीं बनाया जाता। पहली बात समझ में आया? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हम लोग एक्टिव पैसिव नहीं बनाते। तो 3 सेंटेंस तो यही हट गया 12 में से। कितने बचे अब इसमें? 12 में 3 गए तो कितने बचे? 9 9। Nine. अब मैं बोल रहा हूँ 8 के बनते ही हैं, तो कौन सा छोड़ूं? तो यहाँ पे कौन सा छोड़ना है वो देखना है। तो कौन कौन छोड़ना है? नहीं, प्रेजेंट और पास्ट में अब मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट में क्या क्या आएगा? प्रेजेंट में ये इंडेफिनिट भी आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी आएगा। प्रेजेंट में भी 3 आएंगे, पास्ट में भी 3 आएंगे, मतलब इसमें भी 3 आते हैं, इसमें भी 3 आते हैं। बट फ्यूचर वाले में सिर्फ 2 ही आता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट, एक तो इसका बनता है और एक बनता है फ्यूचर Perfect. परफेक्ट का। वेरी गुड, सिर्फ ये 2 का बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है एक्टिव पैसिव वॉइस। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो कितने कितने टेंसेस चेंज होंगे अपने एक्टिव पैसिव बनाने में? कितने चेंज होंगे? 12 में से 8 का 8. पढ़ेंगे हम, 8 का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? एक एक करके ये लिख लो पहले आप। तो प्रेजेंट टेंस से कौन कौन से चेंज करने पड़ेंगे? मतलब एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट दिया होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और पास्ट में भी क्या रहेगा एक्टिव वॉइस में? प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में क्या रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर वाले में कंटिन्यूअस नहीं चलता है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चलता है। और तीनों में से किसके नहीं बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। मतलब चौथा वाला बनता ही नहीं है, नॉर्मली पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, और बोलते समय भी नहीं बोलते हम लोग। तो कितने टेंसेस चेंज होंगे हमारे? 12 में से कितने के चेंज होंगे? 8. 8 मैं मैजिकल लेके आऊं? चलो रब करो, अब एक एक Yes. करके पढ़ते हैं हम लोग कि अभी क्या चेंज सर होता कितने है। बजे तक होगा लेक्चर ये? कितने बजे तक? थक गए तुम? कभी नहीं, कभी तो जाना मौका, है। कभी कभी तो मौका मिलता है पढ़ाने का, तुम तो ऐसा बोलोगे। मेरी क्लास में आया करो ना, तो 2-3 घंटे दिया करो। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं 3-4 घंटे चाहिए रहते हैं, तब जाके तो मैं 10 मिनट का क्वेश्चन पढ़ा पाता हूँ मैं। बाकी तो कंसेप्ट क्लियर करने में चला जाता है मेरा टाइम। क्या करें फिर? छोड़ दें अभी? क्यों शुरू करेंगे फिर टाइम लगेगा। चलो फिर एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी तक यहाँ तक समझ में आया ना? अभी आपका मेन शुरू होगा एक्टिव पैसिव वॉइस के बाद से। ये समझ में आ गया? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेसिक फंडामेंटल नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी फंडामेंटल क्लियर कर दिया आज मैंने। नेक्स्ट क्लास में डायरेक्टली हमारे जो है एक्टिव से पैसिव बनाना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है? सर कल होगा आपका क्लास? हाँ कल रहेगा, लेकिन कल एडजेक्टिव बोल रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, या ये पढ़ना है? ये नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि मॉर्निंग में 7 to 9 वालों ने आज सुबह नहीं पढ़ा होगा ना, इस टाइम का नहीं पढ़ा होगा। शाम वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो नहीं हो पाएगा वो। मॉर्निंग वाले में एडजेक्टिव चलने दो, ये बीच वाले टाइम में एक्टिव पैसिव वॉइस, और शाम वाले को डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जिसको पढ़ना है तीनों बैच अटेंड करे या तीनों का वीडियो देख ले तो भी समझ में आएगा उसको। क्लियर है? Okay, sir. ओके, सर हाँ बोलो। ये जो NaCl का फॉर्म निकला ना NaCl का, हाँ हाँ, तो उसमें एज लिमिट दिया हुआ है कुछ 1 अप्रैल 2000 का बॉर्न होना चाहिए, तो नहीं भर सकते NICL का वो फॉर्म? 30 इयर्स, NICL का 30 इयर्स होता है। अब आप देख लो 30 साल के अंदर हो, 30 साल के बाहर हो। अरे सर वैसे सर SBI क्लर्क का अभी तक रिजल्ट नहीं आया ना? कैंडिडेट किसका? SBI क्लर्क भी का नहीं, अब भी नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन born not earlier than नॉट अर्लियर देन, डेट क्या दिया है? हेलो, डेट क्या दिया हुआ है? वहाँ पे दिया है कि एक मिनट सर,
मतलब 1 अप्रैल 2000 के बाद में नहीं हुए होने चाहिए, ऐसा 1 लिखा। अप्रैल 2000। 2000 के पहले के नहीं होने चाहिए। हाँ सॉरी, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा दिसंबर 2000 है। तो 1 अप्रैल 2000 के पहले क्या नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी, इसके बाद क्या नहीं मेरा होना चाहिए, ऐसा है। इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा होगा। सर मैं 7 अप्रैल का हूँ 2000। हाँ, तो आप दे सकते हो ना एग्जाम। 1 अप्रैल के पहले का मतलब बाद का नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल के हाँ, बाद तो का होगा मतलब क्या 6 होगा? दिन बाद का ये है ना सर मेरा, 7 अरे यार, अप्रैल का बाद में। हाँ तो तुम सर नहीं तो दे सकते हो। अरे मेरा बाबा, 12 अगर जो दिसंबर 1 अप्रैल 2000। 1 अप्रैल 2000 का जो पैदा होगा बच्चा, अभी कितने साल का होगा अभी आज की डेट में? 21. 21। हाँ, तो 1 अप्रैल के लिया हुआ है, तो 21 के ऊपर का बच्चा होना चाहिए। तो एक डेट होती है ना भाई, 21 साल से ऊपर होना चाहिए। 15 साल और 18 साल का बच्चा ना दे एग्जाम, इसके लिए है वो। सर मेरे 21 रनिंग है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं है, तो फिर मेरे को समझ रहा नहीं है फॉर्म भर पाऊंगी कि नहीं। आपका डेट ऑफ बर्थ बता दो, आपको कब पैदा हुए थे ये बता दो, कब आपने 12 दिसंबर दुनिया 2000। पे एहसान कब किया था बताओ? 12 दिसंबर 2000। 12 दिसंबर 2000। और 12 दिसंबर 2000, अभी आपका 21 साल हुआ ही नहीं है ना मैम, कैसे दोगे एग्जाम? अभी 12 दिसंबर 2021 में होगा ना आपका 20 साल, हाँ 21 साल। हाँ बट मेरा सर 21 हो गया कम, हाँ, मेरा 21 कंप्लीट हो गया 7 अप्रैल। बट डेट उन्होंने दिया है ना कि 1 अप्रैल के बाद का नहीं होना चाहिए, तो आपको 7 अप्रैल बाद में है ना, तो अगले साल दे सकते हो एग्जाम। हाँ अभी समझा आपको कैसे देखा जाता है? हाँ सर, अभी समझे। हाँ, अभी हिसाब से देखना आपको अभी भी। कौन सी एग्जाम के लिए? NIACL, अभी फॉर्म आया ना NIACL का, NIACL। और उसका भी सर अभी माडा का भी फॉर्म आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन वाला, पता है ना आपको? नहीं सर, कौन सा? 300 नहीं आया सर, पोस्ट ग्रुप के में आया हुआ नहीं है। आया। मैं डाल देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। इसमें क्या होता है सर? अरे माडा के घर नहीं मिलते क्या, हाउसिंग सोसाइटी वाले, महाराष्ट्र लेवल पे एग्जाम है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। टाइपिस्ट वगैरह चाहिए उसमें। ये NIACL क्या है सर? NIACL जो है इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे LIC सुना है आपने? LIC अपना पूरा ब्रोशर नहीं पढ़ा क्या? LIC है, यस GIC सर। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, NIACL भी है, फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस है, OICL है, फिर क्या है, यूनाइटेड इंश्योरेंस है, UIICL है। ठीक है, तो ये 6 जो है गवर्नमेंट की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी। इसमें एक पोस्ट आती है AO, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और एक होता है क्लर्क। और ये दोनों, ये बैंक, मतलब समझ लो बैंक का PO, ये बैंक का क्लर्क, लेकिन बैंक से ज्यादा अच्छी नौकरी है कि इसमें सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलेगा आपको, और टाइमिंग पे 10 to 5 है। मतलब और इसके बाद बैंक में तो बैठा देते हैं, यहाँ कोई बैठाएगा नहीं आपको, काम ही नहीं होता इतना। और सैलरी भी बैंक PO से और बैंक क्लर्क से ज्यादा होता है इंश्योरेंस में, बिकॉज इंश्योरेंस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी ऑफ गवर्नमेंट। बस ये 6, बजाज वाला और रिलायंस वाला नहीं, सिर्फ ये 6 गवर्नमेंट की है। LIC, GIC, NICL, OICL, UICL, NIACL, ये 6 गवर्नमेंट की है। इसमें जो 2 पोस्ट होते हैं अपने काम के, एक AO और एक क्लर्क। बाकी ADO भी होता है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, ADO भी होता है, बट इसमें बेकार वाला काम है, इसमें एजेंट बनाने पड़ते हैं, तो एजेंट वाला काम नहीं करने का। ये ऑफिसर रैंक वाला जो काम है, क्लरिकल लेवल, ये अच्छा है, बैक ऑफिस जॉब और ऑफिसर रैंक। ये जो AO होता है, यही जाके आगे जाके NICL वगैरह का क्या बनता है, चेयरमैन बनता है। जैसे SBI का PO जो बनता है, वही जाके क्या बनता है, SBI का चेयरमैन बनता है। समझ में आया आपको? यस। तो बहुत अच्छी सर पोस्ट है। अभी 2000। क्या बोल रहे हो? सर ने जो महाराष्ट्र का बताया, महाराष्ट्र लेवल का, वो बताइए ना क्या? वो आपका टाइपिंग वगैरह का पोस्ट आया हुआ है, मैं डाल देता हूँ, ग्रुप में डलवा देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ, मिल जाएगा आपको। उसका भी सेम सब्जेक्ट रहेगा सर कि क्या? एग्जाम के साथ टफ रहता है कि नॉर्मल रहता है, जैसे PO और क्लर्क के लेवल पे? नहीं, माडा का तो थोड़ा आसान रहेगा, इतना टफ नहीं रहेगा, जो महाराष्ट्र लेवल का। और सर्टिफिकेट चाहिए होंगे 30-40 स्पीड का टाइपिंग का, मराठी और इंग्लिश का, 30 मराठी का, 40 इंग्लिश का। और भी पोस्ट आई है कुछ, इंजीनियर्स वगैरह की पोस्ट भी हैं, सिविल इंजीनियर वगैरह की पोस्ट भी है इसमें। मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, देख लो आप, है ना? हाँ सर। ओके, चलो, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।
सर ये जो अभी सीईटी निकलने वाला जैन में ही निकल जाएगा वो?